इसका मतलब है जनगणना मकान संख्या, जनगणना मकान संख्या, जनगणना मकान संख्या। तो जो अंदर लिखा है वो है भवन संख्या, जो नीचे लिखा है वो है जनगणना मकान संख्या। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भवन संख्या 10 में 3 जनगणना मकान है। एक भवन में एक से ज्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं। भवन की पहचान क्या होती है? ये सारी चीजें इस किताब में लिखी हुई है। अभी आप समझ लीजिए, घर जाकर किताब पढ़ लेना। अगर अभी आप किताब पढ़ेंगे तो ना ये समझ पाएंगे और ना किताब समझ पाएंगे। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो पहले आप मैं जो सिखा रहा हूँ ध्यान से सीखिए। भवन की पहचान क्या होती है? कोई भी ऐसी संरचना जिसमें छत पड़ी हुई है उसे हम भवन बोलेंगे। हम नॉर्मली क्या समझते हैं? नॉर्मली हम ये समझते हैं भवन माने आलीशान बिल्डिंग होगी कोई। छोटे मोटे मकान को मकान बोल देते हैं और बड़ी आलीशान बिल्डिंग को भवन बोल देते हैं। लेकिन जनगणना में ये परिभाषा नहीं है। जनगणना की परिभाषा क्या है? कोई भी संरचना जो जमीन पे बनी हुई है और जिसके ऊपर छत पड़ी है वो भवन है। छत कंक्रीट की हो सकती है, ईंटों की हो सकती है, टीन की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, घास फूस की हो सकती है, बांस की हो सकती है, तरपाल की हो सकती है, इवन कपड़े की भी छत हो सकती है। कोई भी ऐसी संरचना जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत आती है जिस पे छत पड़ी है हम उसको भवन मानते हैं और हम उसको भवन संख्या देंगे। क्लियर हो रहा है? अब एक भवन में एक से ज्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं। जनगणना मकान क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जनगणना मकान, तो जनगणना मकान का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लो कोई फादर है, कोई पिता है, उनके 3 बेटे हैं, तीनों बेटों की शादी हो गई और उन्होंने 3 मंजिला मकान बना रखा है, या फिर उनके घर में 3 कमरे हैं। तीनों कमरों में एक एक बेटे का परिवार रहता है और सारे बेटे अलग अलग हैं। तीनों बेटे अपना खाना अलग अलग बनाते हैं। तो भवन तो पूरा एक ही है, लेकिन उसमें 3 परिवार रहते हैं। तो जनगणना मकान 3 हो। समझ में आया? तो एक भवन में एक से ज्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण, मान लो कोई गुप्ता जी हैं और गुप्ता जी ने क्या कर रखा है? 2 मंजिला मकान बना रखा है। नीचे तो चलाते हैं दुकान और ऊपर रहता है उनका परिवार। तो सर इनका पासवर्ड क्या बनाया? एक हो गया नीचे दुकान, एक का उपयोग हो गया दुकान और एक का उपयोग हो गया आवासीय। एक का उपयोग हो गया गैर आवासीय, एक का उपयोग होगा आवासीय। अब मान लीजिए कोई मिश्रा जी हैं, उन्होंने 3 मंजिला मकान बना रखा है। एक मंजिल पे किराएदार रहते हैं, एक मंजिल पे उनका खुद का परिवार रहता है और एक मंजिल पे कोई उन्होंने किराए को उठा रखा है, कोई मेडिकल स्टोर चलाता है। ऐसी परिस्थिति गाँव में आएगी कि अपना एक दुकान कमरा उसमें जो है मेडिकल स्टोर वाले को किराए पे दे दिया। अब यहाँ भी भवन एक ही होगा लेकिन जनगणना मकान 3 होंगे। एक मेडिकल एक जनगणना मकान में मेडिकल स्टोर चल रहा है, वो गैर आवासीय हो गया। एक में उनका परिवार रहता है वो आवासीय हो गया और एक में किराएदार रहते हैं वो भी आवासीय हो गया। तो 3 जनगणना मकान हो गए। तो भवन का वह हिस्सा जिसका कोई विशेष उपयोग किया जा रहा है उसको हम जनगणना मकान मानेंगे। एक और उदाहरण ले लो गाँव के साथ। जैसे मान लो कोई गाँव है, लोग क्या करते हैं? अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, बराबर में घेर बना लेते हैं और घेर में क्या रहता है? जानवर रहते हैं, भूसा रहता है, भूसा वगैरह बना रहता है, जानवरों का चारा वगैरह बना रहता है। ऐसा होता है। तो ऐसे केस में अगर घेर उनके मकान की बाउंड्री से बाहर है, थोड़ा दूरी पे है, तब तो दोनों को अलग अलग भवन संख्या देंगे। अगर घेर उनके मकान के का ही भाग है, मकान की बाउंड्री के अंदर ही है, तो भवन संख्या अलग अलग नहीं देंगे। अगर घेर उनके मकान से बाहर है तो दोनों को भवन संख्या अलग अलग देंगे। उनके मकान को भी भवन संख्या अलग अलग देंगे जहाँ वो रहते हैं, और जहाँ उनका घेर है उसको भवन संख्या अलग देंगे। लेकिन जहाँ वो रहते हैं वो कैसा हो गया? आवासीय। और जहाँ वो नहीं रहते हैं वहाँ पे वो जानवरों को मानते हैं, तो वो क्या हो गई? गौशाला। तो वो हो गया गैर आवासीय और वो हो गया आवासीय। ऐसी परिस्थिति गाँव में आएगी? जरूर आएगी।